नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के उस तिलिस्म भरी राजनीति की जिसमें यह तय होना है कि नवंबर में जब बिहार विधानसभा होगा तो वहां दलों की स्थिति क्या रहेगी। क्या बिहार से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल की कमर टूट जाएगी? क्या नीतीश कुमार की राजनीति का हवा गुम हो जाएगा और आगामी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और पीके यानी प्रशांत किशोर की जन स्वराज ही अस्तित्व में बचेगी? जो रणनीति है प्रशांत किशोर की, अगर उसे कायदे से देखें और समझें तो आपको लगेगा कि ग्राउंड पे लगभग गोटियां इसी अंदाज में बिछाई जा रही हैं। प्रशांत किशोर सब पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि एनडीए से मुकाबिल होना उनके लिए आसान नहीं है, खास करके नरेंद्र मोदी से मुकाबिल होना उनके लिए आसान नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो 600 पन्ने का स्लाइड पेश किया था कांग्रेस आला कमान के सामने, राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने, और बताया था, प्रियंका गांधी भी उसमें बैठी हुई थी, कि बताया था कि अगर कांग्रेस को रिवाइव होना है और भारतीय जनता पार्टी के उस हमले से, कांग्रेस मुक्त भारत के हमले से बचना है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसमें सिलसिलेवार तरीके से जिन बातों को उन्होंने कहा था राष्ट्रव्यापी अमल के लिए, उन्हीं सारी बातों को वो बिहार में ले जाकर के अमल कर रहे हैं। बीते 2 साल से इस बात के लिए सक्रिय हैं कि उनकी जन स्वराज पार्टी कैसे प्रखंड तक पहुंच पाए, कैसे गांव गांव में उसके कार्यकर्ता हों, कैसे बूथ स्तर पर उनके लोग हों और उन सबको कैसे जोड़े रखा जाए। नवंबर अभी काफी समय है, 6 महीने बाकी हैं और 6 महीने में कैसे एक इंक्लूसिवनेस रहे जन स्वराज के साथ उनके कार्यकर्ताओं का, इसके लिए अलग अलग ढंग से कैंपेन कर रहे हैं। कहीं वो यूट्यूब चलाना सिखा रहे हैं, कुछ आमदनी के तरीके बता रहे हैं और सबके पास पैसा कैसे पहुंचे इस दरमियान उसका इंतजाम कर रहे हैं। ठीक उसी अंदाज में जैसा अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली पर हमला के लिए किया था। पहले पैसे का इंतजाम किया और फिर स्प्रेड किया और कांग्रेस के मुकाबिल हुए और कांग्रेस को साफ किया। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत बच गई थी और उस बचाव से निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को साफ करने के लिए 11 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन वाली पार्टी को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हमला था भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस तो बिल्कुल निस्तानाबूद ही हो गई। लगभग बिहार में इसी पैटर्न में काम हो रहा है। प्रशांत किशोर भले ही नाम अलग हो लेकिन उसी अंदाज में चल रहे हैं और काफी कुछ मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का वो एजेंडा चुरा लिया है उन्होंने जो महात्मा गांधी के आसपास कांग्रेस को ले जाती है। जिस कांग्रेस पार्टी में संख्या उन लोगों की है जो अपने को किनारे महसूस करते हैं, सर्वोदय की वो नीति है जिसका मुकाबला होना है अंत्योदय से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बात को समझ पाना कि कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी खुद को वाइबल बनाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार के जरिए जो प्रयोग करना शुरू किया है भितरवा से, गांधी के जहां से गांधी ने आंदोलन शुरू की थी चंपारण से, वहां से जो पदयात्रा शुरू कराई है कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार के जरिए, वो देर तो नहीं हो गया कांग्रेस पार्टी को अपने वाइबिलिटी के लिए। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं कि इस बात को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने खुद को इस बात के लिए कि कांग्रेस वजूद में बचा रहे, प्रशांत किशोर के इस हमले से बचा रहे, उसने आरजेडी से खुद को दूर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी है। और 14 अप्रैल को कन्हैया कुमार जैसे तैसे पदयात्रा पूरी करके गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं और कांग्रेस ने उस दिन बड़ा जलसे का आयोजन कर रखा है गांधी मैदान में ताकि वो वाइबल रहे पॉलिटिकली, क्योंकि आरजेडी भी चाह रही है कि इस बार जब सीटों का समझौता हो महागठबंधन के अंदर तो कांग्रेस को हाशिए पर रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार जो 79 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था उसमें से सिर्फ 16 ही जीत पाई। तो आरजेडी का मानना है या इस गठबंधन के लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा सीटों को बर्बाद किया था, जबकि कांग्रेस का अपना तर्क है कि उसका कहना है कि हारने वाले सीटों को ही उस गठबंधन में कांग्रेस को दे दिया गया था जिसमें जीतने की कम गुंजाइश। तो इसलिए एक दरार सा है महागठबंधन के अंदर, विपक्ष के अंदर, खास करके आरजेडी और कांग्रेस के अंदर। इसके तहत लालू प्रसाद यादव से नजदीकी रखने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह को हटा दिया गया और उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश राम को लाया गया है, जो दिलकुशर राम, जो बड़े महत्वपूर्ण शख्सियत थे कांग्रेस की राजनीति में, स्वर्गीय हैं, उनके पुत्र हैं और कुटुंबा से विधायक हैं। तो राजेश राम जब अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करने की कोशिश में हैं, दलितों को फिर से एक बार जोड़ने की कोशिश में हैं, वही कन्हैया कुमार जो अगड़ी जाति से आते हैं, काफी एग्रेसिव हैं, अच्छे ओजस्वी वक्ता हैं, उनके जरिए अगड़ी जातियों में खुद को लाने की कोशिश और दलितों के जरिए कांग्रेस अपने बेस को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन
सब के बीच में एक बात साफ है कि जिस ढंग से प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब वो बिहार के सभी सीटों पर 243 सीटों पर अकेले दम पर जन स्वराज के कैंडिडेट को उतारेंगे, और इस लड़ाई में कहीं भी बाकी पार्टियां नहीं दिख रही हैं कि प्रशांत किशोर के मुकाबिल होने के लिए बाकी पार्टियों को अलग अलग गठबंधनों के जरिए अलग अलग दलों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर एनडीए की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी जब मैदान में उतरेगी तो कुछ सीटों पे ही भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और कुछ सीटों पे जेडीयू लड़ेगी। इस दरमियान चिराग पासवान की पार्टी उसके अंदर होगी, वो भी अपने हिसाब से लड़ेगी। हम होगी जो जीतनराम मांझी की पार्टी है वो होगी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होगी, और उस समय और भी कुछ नेता वायबल हो सकते हैं, खास करके जो आरपीएन सिंह हैं जो हटाए गए थे नीतीश कुमार के, वो भी कोई दल लेकर के आ सकते। जो एनडीए है उसमें हिस्सेदारी बड़ी है भले ही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन छोटे छोटे दलों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका मतलब 243 सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ने नहीं जा रही है। हर सीट पर उसका सिंबल नहीं होने जा रहा है। यही हाल महागठबंधन का है। वहां पर भी हर सीट पर कांग्रेस पार्टी नहीं रहने वाली है, आरजेडी नहीं रहने वाली है। अगर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में इतना बिखराव हो जाता है तो क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी ताकत बची है कि 243 सीट पे वो अकेले अपने सब कुछ चुनाव लड़ा ले और हर जगह अपना सैंबल मौजूद करा दे? ऐसा अगर बिहार में आज की तारीख में किसी के पास इतनी ताकत बची है तो प्रशांत किशोर के पास भी बची है, और जो सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेगा उसके लिए ज्यादातर सीटें लाने की संभावनाएं उतनी ही मजबूत होगी, ये बात साफ है। और प्रशांत किशोर जिस ढंग से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, गांव गांव तक अपने संगठन के विस्तार में लगे हैं, और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि वो लगभग कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी का चार्टर अपने सीने में दबा कर रखे हैं। बार बार महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। जब भी हो रहा है नई पार्टी की घोषणा का दिन, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर को उन्होंने घोषित किया। इसके अलावा खुद का भी जन्मदिन बताते हैं कि 2 अक्टूबर ही उनका है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस का जो पटना का मुख्यालय है, दफ्तर है, सदाकत आश्रम, जहां पे आखिरी दिनों में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे थे, वो जो सदाकत आश्रम और जो इन्होंने अपनी दफ्तर बनाया है जनसुराज का, प्रशांत किशोर ने 1 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ी भी हवा चलेगी तो लोग इधर आएंगे। तो अक्सर होता है चुनाव के समय में कि बहुत सारे लोगों को गठबंधन की राजनीति के तहत मजबूत और कद्दावर लोगों को पार्टी सिंबल नहीं मिल पाता है। तो क्या उस समय भी ऐसी हड़बड़ी होगी कि लोग नहीं मिलेगा तो जो पार्टी सभी सीटों पर लड़ रही होगी उसका सिंबल लेंगे? लेकिन एक बात और साफ कर दूं कि प्रशांत किशोर अभी से ही अपने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा करने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। यानी मैक्सिमम टाइम अगर बिहार की राजनीति में प्रत्येक सीट पर किसी कैंडिडेट के पास होगा तो प्रशांत किशोर के पास होगा, प्रशांत किशोर की पार्टी के पास होगा। तो जिस सीरियसनेस के साथ वो लगातार वहां बने हुए हैं, धन की भी कोई कमी नहीं है, सब देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं। जिस हिसाब से जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ी थी तब लगता था कि बिल्कुल हाशिए पे इतना धन कहां से आएगा, तो लेकिन आम आदमी पार्टी ने बखूबी उस धन का काम किया, अपने आईटी एक्सपर्ट होने का काम किया। आईटी एक्सपर्ट मतलब सूचना क्रांति के एक्सपर्ट प्रशांत किशोर खुद हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर के पास जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो रणनीतिकार रहे हैं नरेंद्र मोदी के। उन्होंने राजनीति में अपना पदार्पण ही नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार के तौर पर किया, गुजरात से किया। तो वो जानते हैं, उनके टिप्स पे है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है और कैसे मोबिलाइज करती है लोगों को। तो ग्राउंड पे अगर मुकाबला उनको भारतीय जनता पार्टी से होना पड़ेगा, एनडीए से होना पड़ेगा, तो प्रशांत किशोर उसमें भी कहीं से कमजोर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उसका तिलस्म एक बहुत बड़ा है, अब तक नहीं टूटा है। वो लालू प्रसाद यादव भी इसे तोड़ नहीं पाए हैं कि नीतीश कुमार में आखिर कौन सी ताकत है जो उनकी जाति की आबादी मात्र 2% है, लेकिन कुशवाहा चले आते हैं, बाकी महादलित चले आते हैं उनके साथ। और कभी भी जेडीयू का बिहार के राजनीति में जब से अभ्युदय हुआ है 15, 16, 17% वोट कहीं नहीं जाता है। तो ये जो एक ग्राफ है उसको तोड़ते हुए अंदर अंदर दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि उनका वास्ता नीतीश कुमार से नहीं रहा है, दरअसल वो कार्यकारी अध्यक्ष तक रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। और एक समय ऐसा रहा कि नीतीश कुमार कहते रहे कि राजनीतिक विरासत प्रशांत किशोर ही संभालेंगे। तो प्रशांत किशोर का एक्सपोजर बड़ा है। प्रशांत किशोर उन व्यक्ति में हैं जो जानते हैं कि बिहार के पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव की क्या अहमियत है, तो कभी भी रियल अटैक नहीं करते लालू प्रसाद यादव पे। इनफैक्ट प्रशांत किशोर ही है जो नीतीश कुमार को उठा करके और लालू प्रसाद यादव के पास ले गए थे और तब नए सिरे से सरकार बनी थी वहां। तो आप
हर घाट से परिचित हैं, हर घाट से परिचित हैं प्रशांत किशोर, और जो रणनीति और व्यूह रचना बना रहे हैं उसमें जो मुझे अभी दिख रहा है कि उसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा नुकसान में है। देर से आई हुई लग रही है, वो अपनी इस कोशिश को बरकरार रख पाएगी, सफलता में कन्वर्ट कर पाएगी, इसकी गुंजाइश कम लग रही है। विपक्ष में बड़ा हताशा है अगर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चली जाती है तो। इसके अलावा आरजेडी, खास करके तेजस्वी यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं और उन्होंने कमान संभाल रखी है, उन्हें अपने यादव जाति से जो सबसे तगड़ा झटका लगा है वो लोकसभा चुनाव के दरमियान लगा। पप्पू यादव ने निर्दलीय के तौर पर पूर्णिया से चुनाव जीत लिया, और पप्पू यादव जहां भी कि जिस तरीके से कांग्रेस के आसपास हैं, अपनी उनकी पत्नी कांग्रेस में है और कांग्रेस पार्टी आने दिनों उन्हें एक्टिव करेगी, तो अगर दूर जाता है आरजेडी और कांग्रेस तो नुकसान आरजेडी को होगा जाहिर तौर पर। यह मुश्किल है, विपक्ष में भी बड़ी कसमसाहट है इस बात को लेकर के, और सब कुछ लबोलुआब ये कि मेरे जैसे समीक्षाकर्ता को और बाकी विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि बिहार विधानसभा में लालू प्रसाद यादव, ये कहना बड़ा भारी लग रहा है, वो भी, उनकी पार्टी भी हाशिए पे दिखे नवंबर में जब गठित हो रही होगी बिहार विधानसभा। तब कांग्रेस का, जब लालू प्रसाद यादव की हालत खराब होगी, जो प्रमुख विपक्षी दल है, तेजस्वी यादव विपक्षी दल के नेता हैं, अगर उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है तो आप समझ सकते हैं विपक्षी क्या हालत होगी। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना कोई चेहरा नहीं दे पाई है, और नहीं दे पाई है इसका मतलब वो सरकार उनको अंडर एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल है। आखिरी वक्त में क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। अभी मार्च में अगर कह दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होने वाली है तो कहना ठीक नहीं होगा, मुफीद नहीं होगा। उनका भी संगठन व्यापक है और उसी संगठन से पार पाने के लिए प्रशांत किशोर हैं। तो हाउस में प्रशांत अपने जो कुछ भी प्रशांत किशोर अब तक दावा कर रहे हैं 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या वो जीत के आएंगे। हाउस के कॉन्फ़िगरेशन में देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां रखती है, जेडीयू अपने अस्तित्व को बचा पाती है या नहीं, या फिर जिस अंदाज में मुकाबिल होना चाहिए आरजेडी को। और बार बार ये कहा जा रहा है कि आरजेडी भविष्य है बिहार का, नीतीश कुमार भी कहते हैं, निशांत कुमार भी बड़े हल्के से नहीं ले रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं अभी के हाल में कि हम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोई तगड़ा नहीं बोलेंगे, मेरे चाचा हैं और सब कुछ है। तो एक जातिगत राजनीति एक स्टैंड पर है, और उससे मुकाबिल होने के लिए प्रशांत किशोर अलग स्टैंड पे हैं, जो कह रहे हैं कि पूरी चुनाव को हम जाति विहीन कर देंगे, बिहार को एक अलग पैमाइश पर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, एक एग्रेसिव विचारधारा की पार्टी है, वो किस स्टैंड पे लेती है। तो अभी जो रथ चलने वाला है बिहार में चुनाव का, ये 11 अप्रैल 14 अप्रैल, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जब अपने हाथ में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में लेगी पूरे अभियान को, तब देखने वाली बात होगी कि बिहार का परिदृश्य क्या रहने वाला है। नमस्कार।